नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी सुपर टेट की पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, ये समय ऐसा है कि आप यदि पहले से तैयारी नहीं करेंगे तो जब भर्ती आएगी तब आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक आप इंतज़ार करेंगे तब तक जो है ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना पूरा सिलेबस कवर करके दोबारा रिवाइज़ करेंगे। तो इसीलिए आप पहले से तैयारी करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके और आप जो है एक सीट अपनी ले सकें। आइए, इसी कड़ी में हमने कल से स्टार्ट किया है हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि सुपर टेट के लिए है और वह लेखपाल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसमें हम कंप्लीट बात करेंगे 30 क्वेश्चन की, जो कि होगा एजुकेशन साइकोलॉजी से। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे और इसमें शिक्षण कौशल भी है, जीवन कौशल भी है और मनोविज्ञान भी है। यानी कि जो आपका 30 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, 10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा और 10 ही क्वेश्चन यहाँ से आएगा। हम इस पर कंप्लीट 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट देंगे, जो कि आपको रोज़ दोपहर में 12 बजे मिलने वाला है। तो आप जो है इसको कंप्लीट जो है देखें और अपनी तैयारी को आकलन करें। या फिर यदि आपकी तैयारी अभी अच्छी नहीं है तो अभी कोई बात नहीं है, अभी भर्ती भी नहीं आई है, तो आप क्या करें, अपनी तैयारी को मजबूती से करें, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो आइए इस कड़ी में हम बात करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में, जिसमें कि कंप्लीट 30 क्वेश्चन की बात करेंगे हम। और आप अपना चेक करें कि इस 30 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पा रहे हैं। जितना भी सही कर पाएँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और फिर जो है जहाँ कमी रह रही है उसको आप सुधार करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। चलिए देखते हैं, शिक्षण कौशल में से बात करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कक्षा 1 के बच्चे का गृह कार्य जांचते समय आप पाते हैं कि कुछ बच्चों के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, कक्षा 1 की बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे मान लीजिए ए लिखना है तो ऐसे ऐसे कर दिए कहीं। तो इस कंडीशन में आप करेंगे क्या? उन्हें सीधी रेखा में लिखकर दिखाएंगे, उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे, उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, उन्हें पुनः लिखकर लाने के लिए कहेंगे। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, कहीं भी स्टेटमेंट में यदि कोई निगेटिव सेंटेंस है तो वो कतई आपका आंसर नहीं होगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि उनकी लिखाई की निंदा करेंगे, ये सरासर गलत है। कभी भी आप बच्चे की निंदा ना करें। वो यदि गलत लिखता है तो उससे बोलें कि आप ऐसे लिखो, सही करो, यानी कि उसको सुधार करो। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, या फिर आपकी ड्यूटीज़ क्या बनती है, इसी में आपको बताना है। पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पत्र लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, या फिर विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। ऐसा तो आपको करना नहीं, क्योंकि वो जो है एक सरकारी विद्यालय है, इस वजह से आप जो है पुस्तकें विद्यालय से ही मिलने वाली है। तो क्या आपको करना क्या होगा? भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की जो पुस्तकें हैं उस पर क्या करना, उसका आपको प्रयोग करना है। इस कंडीशन में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम या फिर मानवतावादी उपागम? तो जो वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त जो उपागम है वो है संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और यह सेशन यूपी टेट की जो आने वाली है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, और भी जहाँ भी आप जैसे केबीएस देंगे, डी प्लस भी देंगे, वहाँ भी आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आपको इसको देखना है। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपी टेट में। प्रयोजन विधि के प्रतिपादक कौन है? दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक या फिर सुकरात? तो जो प्रयोजन विधि के प्रतिपादक हैं वो हैं किलपैट्रिक। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। समेकित शिक्षा इंगित करती है, यानी कि समेकित जो शिक्षा है वो क्या इंगित करती है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, या फिर
सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। इसमें क्या करना है आपको, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होना चाहिए, न कि अलग अलग। और ये क्या है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि नहीं होनी चाहिए, ये अलग गलत है। सी भी गलत है, डी भी गलत है। आपका आंसर कौन सा है? आपका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर करेक्ट है। एक विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते हैं, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हों तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाना चाहिए, या फिर कक्षा से चला जाए, या फिर कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। कक्षा से चला जाना भी गलत है। क्या करना होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाना, ये भी हो सकता है, और शिक्षण विधि बदलने, ये भी हो सकता है। यानी कि आपका आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में ज़्यादा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है। यदि ये नहीं रहेगा तो आपको ये लगाना होगा, ठीक है, इस कंडीशन में। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? ये बताना आपको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सुपर टेट के एग्जाम के लिए। कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद? तो यह पेश किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ठीक है, यदि रोहित है वो अपनी कक्षा में मातृभाषा में बात करता है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आज देखते हैं। उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह इस कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत क्या है, जो लोअर लेवल है उसमें क्या है, मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि आप डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। और बच्चा जो है अपनी कक्षा में मातृभाषा में बात कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ऐसा भी गलत है, क्योंकि बाकी बच्चे उसकी भाषा सीख कर क्या करेंगे, उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका सही वाला क्या हो जाएगा, उसकी भाषा को आप समझने का प्रयास करेंगे ताकि आप उसको सिखा सकें। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता है प्रत्येक स्तर के लिए, अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए, अधिगम बढ़ाने के लिए, विद्यालय सुधारने के लिए। तो अपेक्षित अधिगम की आवश्यकता किस लिए है, वो है अधिगम बढ़ाने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है? अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो विचार संप्रेषण है उसको रोचक बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? अच्छी भाषा, ये भी है, श्रव्य दृश्य सामग्री साधन, जोर जोर से बोलना, या फिर उपयुक्त सभी। इसमें क्या हो जाएगा, जो अच्छी भाषा है उसको रोचक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं मनोविज्ञान की। ये 10 क्वेश्चन जो शिक्षण कौशल थे, बाकी 10 क्वेश्चन मनोविज्ञान से हैं, और 10 क्वेश्चन जो आएंगे वो होंगे जीवन कौशल से। ये क्या है, ये साइकोलॉजी से आपका क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होगा। व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता का होना। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना आपका आंसर क्या होगा। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना ये तो तय है, ये नहीं होगा आपका आंसर। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे कभी नहीं हो सकते, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी दो व्यक्ति हैं वो कभी भी शारीरिक, मानसिक योग्यता या फिर संवेग की दशा में एक समान नहीं हो सकते, जरूर इसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होगी। अगला जो क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदर्शित होती है? शारीरिक विभिन्नता, बौद्धिक विभिन्नता, सामवेगिक विभिन्नता, या फिर उपयुक्त सभी। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो सभी में अलग अलग प्रदर्शित होती है, शारीरिक भी, बौद्धिक भी, सामवेगिक भी, या तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास कभी
न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, ये आपको ये लाइन याद रखनी है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत कौन सा है, ये है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है क्या कहलाता है? संवेदन प्रौढ़ अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसमें पूछा क्या है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। देखिए, कोई वस्तु है, वो वस्तु को बच्चा देख नहीं रहा है, न तो कोई घटने को देख रहा है, लेकिन वह तार्किक रूप से सोच रहा है। तो क्या हो जाएगा, वो वस्तु है जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता है। ठीक है, तो जो वस्तु बच्चा देख सकता है, जैसे मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, इस बॉल को बच्चा देख रहा है तो उसको क्या कर रहा है, उसको मूर्त रूप से देख करके सोच रहा है। और कोई घटना घट रही है तो उसको भी देख करके सोच रहा है। तो क्या हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः क्या हैं, ये आपको बताना है। लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं या फिर औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो जो निर्योग्यताएं हैं वो किस में पाई जाएगी, उन बच्चों में पाई जाएगी जो विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक यानी कि उनके परदादा दादा इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, तो उन बच्चों में भी यह समस्या पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि, ये ब्रैकेट थी है खाली है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो मतलब कहाँ से कहाँ तक की बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं? 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसे बताना आपको किस स्तर के बच्चों में ऐसा रखा जाता है। तो क्या 70 से कम वाले बच्चों में ऐसा देखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य क्या है, इसे बताना है। निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, नियमित विद्यालयों में, विशेष विद्यालयों में, मुक्त विद्यालयों में या फिर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में। तो निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। इस कंडीशन में आपका ए आंसर सही हो जाएगा। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में से बच्चों को लेकर आए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ये भी नहीं है। तो क्या करेंगे आप, ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। आपको करना क्या चाहिए कि आप जो आवासीय विद्यालय बनवा दें, ये जो विद्यालय है वहीं पे आवास की सुविधा दे दें। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो वंचित हैं उपस्थिति से वो उपस्थित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अधिगम असक्तता वाले बच्चे क्या कर, जो जिसमें अधिगम असक्तता होती है उसमें क्या होती है, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। बच्चे दृश्य शब्दों साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। या फिर बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो क्या होगा, जो अशक्त होंगे बच्चे उनमें क्या होगा, बच्चों को एक समान न दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, श्रवण ह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? जो श्रवण ह्रास वाले बच्चे हैं वो क्या करते हैं, कक्षा में मतलब कुंठा का सामना करते हैं। दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता,
किस प्रकार की कुंठा की सामना बच्चे करते हैं, आइए देखते हैं। दूसरों के साथ संप्रेषण करने यानी कि बातचीत करने तथा सूचनाओं को बांटने से में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। तो देखिए, यदि बच्चा मुकबधिर है या फिर श्रवण ह्रास करता है तो क्या करेगा, वो खेल कूद में भागीदारी तो निभा लेगा, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ भी लेगा, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा में भी परीक्षा दे लेगा, लेकिन क्या करेगा, दूसरों के साथ संप्रेषण यानी कि बातचीत नहीं कर पाएगा, वो उसी में अक्षम है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा मनोविज्ञान। अब आते हैं जीवन कौशल पे। जीवन कौशल से भी 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। जीवन कौशल या प्रबंध एवं अभिवृत्ति, इसमें 10 क्वेश्चन है। सामाजिक पुरस्कार क्या है, आदर, सम्मान, प्रशंसा या फिर ये सभी। तो जो सामाजिक पुरस्कार है, आदर भी है, प्रशंसा भी है, सम्मान भी है, यानी कि क्या, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व क्या हैं, 2, 5, 3 या फिर 4। याद रखना है, आर्बकल के अनुसार जो परामर्श के तत्व में वो है 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं कब, प्रोत्साहन हेतु, प्रशंसा हेतु, प्रेरणा हेतु या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रोत्साहन किस लिए जाता है, कि बच्चा प्रोत्साहित हो सके, प्रशंसा हो सके उसकी, या और उसको प्रेरणा मिल सके। तो इस तरह से सभी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों को शुरुआत से किस भावना का विकास किया जाता है, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता या फिर सामाजिक न्याय। तो जो बच्चे विद्यालय जाते हैं तो उसमें किस भावना का विकास किया जाता है, सामाजिक न्याय का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बच्चा समाज के साथ घुल मिल सके और सभी के साथ कैसा व्यवहार करना है उसको ये सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कहीं नहीं जाता है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या फिर बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए बच्चे वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चे की उपेक्षा करेंगे ये भी गलत हो जाएगा। अभिभावक को क्या लिखेंगे, पत्र लिखेंगे नहीं, क्या करेंगे, स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ये आपकी ड्यूटी बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा की, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो ऐसा करेंगे तो बच्चा कभी नहीं सीखेगा। कक्षा में प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए। कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कार करेंगे तो जो बच्चा सीखने वाला है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके आप अभिप्रेरित कर सकते हैं बच्चों को सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। तो ऐसा कई बार होता है। प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे या फिर उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। तो प्रधानाचार्य शिकायत नहीं करेंगे, उसे डांटेंगे भी नहीं, उसे क्या करेंगे, उसे प्यार से बातचीत करेंगे कि वो ऐसा क्या करता है, ऐसा क्यों करता है, और क्वेश्चन उससे बोलेंगे क्वेश्चन वो सही पूछे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ये बताना है। बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे आप, आवासीय विद्यालय बनाएंगे। ये क्वेश्चन हम लोग ऊपर कवर कर चुके हैं और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम हुआ, उत्तेजना, प्रबल, प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। ठीक है, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, या फिर आवश्यकता। तो क्या करना होगा, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन,
व्यावसायिक नैतिकता को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रामाणिक नैतिकता, वर्णनात्मक नैतिकता, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यावसायिक नैतिकता है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रामाणिक और वर्णनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे 30 क्वेश्चन जो कि साइकोलॉजी से हैं। इसमें से कितना आप सही किए हैं ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप जो है ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है इसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। और शाम को मिलते हैं 4 बजे जीके की प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि 25 क्वेश्चन का होगा। वो भी सुपर टेट में जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जीके जीएस के 30 क्वेश्चन, उसके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।